नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको इतिहास की 3 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तीनों प्लेलिस्ट में एक में तो जो मेनली हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इतिहास के, वो मैंने कवर किए हैं। पिछले फ्रेंड्स 4-5 सालों के इतिहास के क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं उन प्लेलिस्टों में, तो उनको आप ज़रूर देख लें। और यदि आपका इतिहास में अच्छा इंटरेस्ट है तो वर्ल्ड हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी टॉपिक वाइज आपको वीडियोज़ एंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट है और एक प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए टॉपिक वाइज सभी के सभी क्वेश्चंस हिस्ट्री के कवर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर से संबंधित 2 वीडियोज़ मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ और इसके बाद भी 2 वीडियोज़ और मिलेंगे। टोटल 5 वीडियोज़ सिकंदर के समय के भारत से संबंधित आपको मिलेंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड के। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं आज का कि ने मारने के बाद सिकंदर ने बेबीलोन के राजा की उपाधि धारण की थी। तो फ्रेंड्स, बेबीलोन के राजा की उपाधि, बेबीलोन किस देश का हिस्सा है फ्रेंड्स? ये इराक का हिस्सा है। बगदाद के पास फिलहाल ये शहर स्थित है इराक के। और उस टाइम फ्रेंड्स 323 ईसा पूर्व में यहीं पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी बीमारी के कारण। 323 ईसा पूर्व में, ओनली 33 वर्ष की आयु में, बेबीलोन में। और इनको बेबीलोन में दफनाया नहीं गया था। दफनाया कहाँ पर गया था? इनको सिकंदरिया में। सिकंदरिया जिसका इंग्लिश नाम है अलेक्जेंड्रिया। तो ये ड्राइस तृतीय के अधिकार में था। ड्राइस तृतीय फ्रेंड्स उस समय फारस यानी ईरान का शासक था। ईरान, फारस बहुत ही बड़ा राज्य था उस टाइम। और इसका, फारस का दूसरा नाम है पर्शिया। पर्शिया उस टाइम बहुत बड़ा राज्य था। इसका राजा था ड्राइस तृतीय। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने बेबीलोन के राजा की उपाधि धारण की थी। और एक और उपाधि धारण की थी। फारस के बाद इसने मिस्र को जीत हासिल की थी। बड़ी आसानी से जीत लिया था इसने मिस्र को। मिस्र का अंग्रेजी नाम है इजिप्ट। मिस्र को जीतने के बाद सिकंदर को कौन सी उपाधि दी जाती है? तो फ्रेंड्स, मिस्र में राजा को क्या बोलते थे? मिस्र में राजा को बोलते थे फैरो। फैरो बोला जाता था। फैरो भगवान के रूप में उसको पूजा जाता था मिस्र में। राजा को फैरो उनके भगवान ही होते थे एक तरह से। तो फैरो की उपाधि दी जाती थी राजा को। और फ्रेंड्स, छत्रप बोला जाता था वहाँ पर। कहाँ पर? मैसेडोनिया में। सिकंदर क्या था? मैसेडोनिया का छत्रप था। और इजिप्ट के राजा उस समय फैरो बोला जाता था। इजिप्ट के राजा को क्या बोलते थे? फैरो की उपाधि दे देते थे। भगवान की तरह उसको पूजा जाता था मिस्र में। और मिस्र की सभ्यता बहुत ही महान सभ्यता है दुनिया की। बेबीलोन किस देश का शहर है? फिलहाल ये इराक का शहर है। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी 33 वर्ष की आयु में। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? उस समय फ्रेंड्स भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिनमें से एक मुख्य था गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और वहाँ के राजा कौन थे? राजा आम्बिक। राजा आम्बिक वहाँ के राजा थे। सिकंदर के हमले के समय और सबसे शक्तिशाली और बड़ा राज्य कौन सा था? मगध। महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे बड़ा था। उसकी मगध महाजनपद की राजधानी थी पाटलिपुत्र। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? तो ये राजवंश सबसे फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्तर भारत का यदि आपसे पूछा जाए, हालांकि उत्तर भारत में राजा पोरस का भी राज्य था, पौरव राज्य था पोरस का, झेलम और चिनाब नदियों के बीच में। लेकिन फ्रेंड्स वो इससे छोटा राज्य था। तो उत्तर भारत का आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो गया? और पश्चिम में उत्तर में कौन था? पोरस था राज्य। पोरस और तक्षशिला के राजा आम्बिक थे। वो इस राज्य के मुकाबले छोटे थे मगध के राज्य से। मगध राज्य की सेना सिकंदर की सेना की डबल थी। इस कारण से डरकर वो भाग गया था। नंदों से उसने मुकाबला नहीं किया था सिकंदर ने। व्यास नदी को पार करने से उसके सैनिकों ने मना कर दिया था, क्योंकि उसके पार नंदों की, नंदवंश की, धनानंद की बहुत ही बड़ी सेना खड़ी थी। सिकंदर से बड़ी सेना थी उसकी। मगध के नंदवंश का शासक था। और शासक कौन था? राजा कौन था उस समय? धनानंद। याद रखें फ्रेंड्स, धनानंद नंदवंश का राजा था। 2 ही राजा हुए हैं नंदवंश के, एक तो धनानंद, एक महापद्मन नंद। मगध के राजा कौन थे उस समय? धनानंद थे। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। मगध महाजनपद बहुत ही बड़ा महाजनपद था उस टाइम। इसके बाद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इनको धनानंद का वध करके
मगध का सिंहासन हासिल किया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो जिस नंद वंश के शासक धनानंद थे उस वंश का संस्थापक था धनानंद का पिता था ये महापद्म नंद। महापद्म नंद इसका संस्थापक था और ये क्षत्रिय नहीं था। इसके संबंध में अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राजा को सर्वक्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? तो इसने क्षत्रियों का नाश किया था, क्षत्रियों को अपने राज्य में नहीं रखता था ये। इसका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद निम्न जाति का था, क्षत्रिय जाति का नहीं था वो, और इनको दुश्मन समझता था अपना क्षत्रियों को। 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो 16 जो जनपद हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस ग्रंथ के माध्यम से इन महाजनपदों की जानकारी मिलती है। भारत पहुंचने से पहले सिकंदर किन किन क्षेत्रों को जीत चुका था? तो बहुत सारे क्षेत्र फ्रेंड्स सिकंदर ने जीत लिए थे उस टाइम। भारत में आक्रमण से पहले एशिया को पूरी दुनिया थी उस समय। ये भारत तक का राज्य, एशिया का राज्य, यूनान के दार्शनिक, यूनान के लोग सिर्फ इतना ही दुनिया को जानते थे और लगभग पूरी दुनिया को ही सिकंदर ने जीत लिया था मरने से पहले। यूनान को जीत लिया था, मैसेडोनिया को राजा था, मैसेडोनिया का राजा होने के बाद सबसे पहले ही पूरे यूनान को जीता। फिर एशिया माइनर, एशिया माइनर का दूसरा नाम क्या है? तुर्की, तुर्की को जीता इसने। एशिया माइनर बोलते थे उस समय तुर्की को, फिलहाल इसको तुर्की बोला जाता है, याद रखें। सीरिया को जीता, मिस्र को जीता, मिस्र का इंग्लिश नाम इजिप्ट है। परसपोलिस को जीता, परसपोलिस राजधानी है पर्शिया की, पर्शिया यानी फारस और ईरान, उस समय ईरान का नाम था फारस। तो परसपोलिस को जीता, अफगान को जीता, बैक्टीरिया को जीता। उसके बाद भारत का नंबर आता है, भारत पर आक्रमण किया। और किस दर्रे से भारत आया था सिकंदर? याद रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस दर्रे से भारत में एंट्री की थी? खैबर दर्रे से। पहले पार्ट में आपको बताया था मैंने। खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करते ही सिकंदर को किस जनजाति से 30 दिन तक युद्ध में उलझाए रखा? किस जनजाति ने उलझाए रखा था सिकंदर को 30 दिन तक? उस जनजाति का नाम था हस्ती जनजाति, एस्टस। एस्टस ये यूनानी, इसको ग्रीक में इसका नाम है एस्टस, वैसे इसका हस्ती नाम है इस जनजाति का। इस जनजाति ने 30 दिनों तक युद्ध में उलझाए रखा था। हस्ती की राजधानी क्या थी? पुष्कलवती। पुष्कलवती इसकी राजधानी थी, हस्ती राज्य की। सबसे पहले इन्हीं से मुकाबला होता है इसका। इस युद्ध में अलेक्जेंडर ने 40,000 लोगों को बंदी बनाया था। तो बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। छोटी सी जनजाति, उसी ने इसको 30 दिन तक उलझाए रखा था सिकंदर को। और भारत में कुल ये कितने दिन रहा था? 19 महीने रहा था, यानी 1.5 साल के आसपास। 19 महीने में से 1 महीना इसी जनजाति के साथ इसने लड़ाई की थी, हस्ती जनजाति के साथ। 19 महीने रहने के बाद 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस चल दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स राजा पोरस के साथ पोरस के जीवन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। राजा पोरस उस समय जब राज्य का राजा था और ये पौरव वंश का राजा था। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनका युद्ध हुआ था सिकंदर से, जो उसका नाम था हाइडेस्पेसिस का युद्ध। ग्रीक इस युद्ध को हाइडेस्पेसिस का युद्ध बोलते हैं और हमारे यहाँ वितस्ता का युद्ध यानी झेलम का युद्ध इसको बोला जाता है। तो इस युद्ध के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इस युद्ध में माना जाता है कि राजा पोरस ही विजय हासिल की थी, लेकिन ग्रीक लेखकों ने उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया, सिकंदर की जीत इसमें दिखा दी और सिकंदर ने दया करके उसको राज्य लौटा दिया, ये दिखाया है। लेकिन वास्तव में सिकंदर ने दया नहीं की थी, वो हार गया था उस युद्ध को लगभग, और हारने से पहले उसने संधि कर ली थी पोरस से। पोरस को आगे तक के पोरस के राज्य को फैला भी दिया था। चिनाब की बजाय उसके राज्य को दुगुना कर दिया था, उसको व्यास तक फैला दिया था। व्यास तक के जो राज्य जीते सिकंदर ने, वो राजा पोरस को दे दिए थे। तो फ्रेंड्स ऐसा तो तभी करेगा कोई राजा वो जब हार जाए युद्ध में। तो उस युद्ध की क्या थी हिस्ट्री, क्या ग्रीक लेखकों ने उसके बारे में लिखा, पूरी डिटेल से अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में देखते हैं पुरुष सैनिकों के मारे जाने पर किस रानी के नेतृत्व में महिलाओं ने शस्त्र उठा लिए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स इतिहास का। पहली बार फ्रेंड्स सिकंदर के खिलाफ महिलाओं ने युद्ध किया था और बहुत सी महिलाओं का कत्लेआम कर दिया था। जितनी भी लड़ी थी सिकंदर के खिलाफ, तलवार उठाई थी जितनी महिलाओं ने, उनको
मार गिराया था सिकंदर ने। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि महिलाओं की सेना के साथ लड़े थे सिकंदर। इस रानी का नाम था रानी कर्पा, और ग्रीक लेखकों ने इसका नाम बताया क्लियोफिस। क्लियोफिस इस रानी का नाम बताया है। रानी कर्पा थी ये, और किस जनजाति की थी? मसग। मसग मसग वो स्थान है जहाँ की ये रानी थी। असमग अश्वग वो। तो फ्रेंड्स, ये जनजाति का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनजाति का नाम है अश्वक। अश्वक जनजाति की महिलाओं ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था, और मसग राज्य की महिलाएं थी ये। किस किले के युद्ध में सिकंदर ने महिलाओं की सेना का वध किया था? महिलाओं की सेना का वध किया था मसग का किला। पुरुष सैनिकों जब मारे जा चुके थे, उसके बाद महिलाओं ने तलवार उठा ली थी सिकंदर के खिलाफ। तो ऐसा पहली बार हुआ, सिकंदर ने महिलाओं का वध किया। नदी के तट पर यह राज्य फैला हुआ था। मसग का किला था मस्वती नदी के तट पर। और अश्वक जनजाति थी। जनजाति का नाम फ्रेंड्स कई एग्जाम्स में पूछा गया है। यह पहला युद्ध था जिसमें सिकंदर के विरुद्ध महिलाओं ने युद्ध किया था। और अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स राजा पोरस से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उनके जीवन के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है कि राजा पुरु का राज्य किन दो नदियों के बीच फैला हुआ था। किन दो नदियों के बीच था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? गांधार वर्तमान में फ्रेंड्स कौन सा देश है? अफगानिस्तान देश है। गांधार महाजनपद की राजधानी बताना है, और वहाँ के राजा कौन थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए इसी तरह के वीडियो के लिए।